फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 10 तक के जितने भी एसएसटी के चैप्टर्स हैं उन्हें क्लियर करने का। तो कल हम लोगों ने चैप्टर 5 का जो है कुछ टॉपिक्स जो हम लोगों ने क्लियर किया था और बाकी के कुछ टॉपिक्स चैप्टर 5 के वो बच गए थे। तो आज हम उसे पूरा क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद कल से फिर चैप्टर 6 हम लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है कृषि में परिवर्तन। क्या है कृषि में परिवर्तन? तो हम इसे देख लेते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जो हल थे वो अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। जो पहले क्या यूज़ होता था, लकड़ी यूज़ होता था, जिससे काफ़ी परेशानी होती थी, बहुत दिक्कत आती थी। पर अब क्या हो गया, लोहे के फाल से उसे जोता जाने लगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। मतलब इसका मतलब है कि पहले क्या होता था कि धान जो है उसे बोया जाता था छिड़काव करके, लेकिन अब क्या हो गया, पौधे को तैयार करके, छोटे छोटे पौधे को तैयार करके उसे रोपा जाने लगा। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। जब पौधों को लगाया जाता था तो इससे काफ़ी, जब पौधों को रोपा जाने लगा तो उससे ज़्यादा फसल होने लगे। इसका मतलब ये था कि जो पौधे थे वो ज़्यादा तैयार होने लगे थे बीज की तुलना में। जब बीज बोया जाता था उससे काफ़ी नष्ट होता था। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। अगर पौधे जीवित रहेंगे तो पैदावार तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर या करते थे। कौन कौन करते थे ये काम? इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था, इसीलिए ये काम कौन कौन करते थे? ज़्यादातर दास, जो दास होते थे वो करते थे। दासी, जो दास का जो स्त्रीलिंग होता है उसे दासी कहते हैं। तथा जो भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, वो दूसरों के खेतों में काम करते थे। और खेतीहर मजदूर करते थे। तो ये हो गया कृषि में परिवर्तन। सूक्ष्म निरीक्षण मगध। मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में मगध ढूंढो। एक बार हम इसे देख लेते हैं। ये जो है, यहाँ पर है मगध, ये मानचित्र है और यहाँ पर क्या है, मगध। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा। उत्तर, मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। कौन बहती थी? गंगा और सोन नदियाँ जो है वो मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यानी कि यहाँ के जो हाथी थे उन्हें पकड़ा जाता था और उन्हें शिक्षा दी जाती थी और उन्हें सेना में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें हैं। मजबूत और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। ये जितने भी संसाधन थे लकड़ी, ये मजबूत औजार तथा हथियार बनाने में काफ़ी उपयोग में लाया जाता था। आगे देखते हैं। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। एक और राजा कौन था? महापद्मनंद। बिहार में राजगीर यानी आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर। जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि मगध की राजधानी क्या थी तो आप बोलेंगे कि राजगीर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमेशा याद रखिएगा। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। उसके बाद राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र इसे राजधानी बना दिया गया। अब हम आगे देखते हैं। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसोडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था।
पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। कौन? मेसोपोटामिया का राजा सिकंदर क्या करता है? विश्व विजय करना चाहता था, पर पूरी तरह वो सफल नहीं हुआ था। फिर भी मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को वो जीतता हुआ भारत के द्वीप से व्यास नदी के किनारे तक क्या होता है? पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, यानी कि जब उसने मगध की ओर आना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब हम आगे देख लेते हैं। ये जो वज्जी है इसे हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था? वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली विहार थी। मतलब कि जो वज्जी था इसकी राजधानी उस समय क्या थी? वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहा जाता था? गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासक करते थे। क्या करते थे? कभी कभी लोग एक साथ ही शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमक्कार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। मतलब इसमें भी क्या होता था कि जो राजा लोग बैठ करके जो भी डिसीजन लेते थे, जो भी फैसला करते थे, उसमें स्त्रियां, दास और कमक्कार जो काम करते थे, इनको सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। आगे देखते हैं। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे। अच्छा, बुद्ध और महावीर के बारे में हम लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? बौद्ध साहित्य में, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये जो वज्जी संघ है इसे किससे लिया गया है? दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। कौन करना चाहते थे? अजातशत्रु। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, अब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, वो कब तक उन्नति करेंगे गौतम बुद्ध के हिसाब से, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। जब तक वो क्या करेंगे? पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। हिसाब से जब तक वो इन पॉइंट्स यानी कि इन बातों का ध्यान रखेंगे, वो हमेशा जो है उन्नति करेंगे। कौन? वज्जीवासी। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्यों में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। किसके बारे में? गुप्त शासकों के बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अन्यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। अपने एटलस में यूनान और
एथेंस को ढूंढो। तो इसे आप एटलस में ढूंढेंगे और हम आगे का देख लेते हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। किसने की थी? एथेंस के लोगों ने 2500 साल पहले। क्या? जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, एक शासन व्यवस्था थी। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। ये क्या होता था? जो सभा थी वो साल में कम से कम 40 बार तो बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, स्त्रियां इसमें भाग नहीं लेती थी। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। फ्रेंड्स, हमने 5th चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे 6th चैप्टर, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। और मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर आपको करवा चुकी हूँ, तो मैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के भी क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूँगी। सो जैसे ही मैं कंप्लीट करती हूँ मैं अपलोड कर दूँगी, तो कृपया इसे देखें। और अगर कुछ भी लग रहा आपको कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।